हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि सीयूईटी के इस चैनल पर स्वागत है आपका। टारगेट सीयूईटी 2024 के सामान्य अध्ययन के इस खंड के माध्यम से हमारी कोशिश है आपकी आगामी होने वाली परीक्षा में आपके अभ्यास से विश्वास के सफर को आसान करते हुए आपकी सफलता की राह को आसान बनाया जाए। हमारे इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम आपके अभ्यास और तैयारी को धार देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर। तो आज का सफर सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में आपके सामने है। प्रश्न और उसकी व्याख्या के स्वरूप में ये पूरा का पूरा संदर्भ होगा। हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही हम प्रश्न पढ़ें तब तक आप इसका जवाब खुद से देने की कोशिश करें, तब आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें पहले एक तरफ देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी है। आपको इसमें से सही मेल करके विकल्पों का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। इधर देखें तो देश के रूप में यहाँ यूक्रेन दिखाई दे रहा है, दूसरा श्रीलंका है, तीसरा टर्की है और चौथा पोलैंड है। और इधर इसकी राजधानियां दी हुई हैं, जिसमें कीव, वार्सा, कोलंबो और अंकारा है। तो इसमें सही क्रम क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है कूट की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, टर्की की राजधानी अंकारा है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। इस लिहाज से अगर देखें तो ए का पहला हो गया, बी का तीसरा हो गया और सी का चौथा हो गया और डी का दूसरा हो गया। तो इस लिहाज से आपको सी विकल्प सही प्रतीत होता है। व्याख्या में भी कुछ ऐसा ही होगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सी विकल्प सही है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, तुर्की की राजधानी अंकारा है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शांति निकेतन। शांति निकेतन नाम आपने काफी सुना होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है मोहनदास करमचंद गांधी। शांति निकेतन किससे संबंधित है, इसकी स्थापना किसने की? आप इसमें से सही उत्तर का चयन करें तो बिल्कुल इसमें सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है आपका, शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास। निकेतन का मतलब ही होता है निवास। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान के रूप में की गई, अर्थात यहाँ पर एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया और बाद में यही विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में ये विकसित हुआ। और वहां पर आप देखेंगे कि शांति निकेतन के लिए टैगोर साहब का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, तो पारंपरिक भारतीय दर्शन के संदर्भ में एक ऐसे केंद्र की स्थापना करना है जो कि आगे चल के इस दर्शन का और विकास कर सके और भारतीय ज्ञान पर आधारित शिक्षा और संस्कृति का कैसे एक सेंटर डेवलप किया जा सके, यही उनकी इसके पीछे की सोच थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में बात की जा रही है। इसके तहत किसी सांसद की अयोग्यता, आप जानते हैं कि हर दल का अपना सिद्धांत होता है, अपनी नीतियां होती हैं और दल बदल जब आप करते हैं तो ये माना जाता है कि उस दल के सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं। तो इसकी अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णायक प्राधिकारी कौन होगा, मतलब अंतिम रूप से ये कौन डिसाइड करेगा कि आपने दल बदल के आधार पर एक इस कानून का उल्लंघन किया है? तो दरअसल आपके सामने चार विकल्प हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट। इसमें से कौन तय करेगा? अब निर्भर करता है कि वो कौन सा सदन है, निम्न सदन है या उच्च सदन है, अर्थात लोकसभा है या राज्यसभा है। अगर लोकसभा होगा तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष के पास ये होता है, ये अधिकार होता है कि वो इस अयोग्यता को तय करे। और वहीं राज्यसभा की जब बात आती है तो वहां पर सभापति के पास यही अधिकार होता है। और भारतीय संविधान की जैसा कि 10वीं अनुसूची जो है उसमें ये दल बदल विरोधी कानून प्रोविजन ये किया गया है। इसके आधार पर क्या हो सकता है, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सदस्यों के लिए राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो सदस्यों की अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेंगे, उनके पास अंतिम अधिकार होगा। और संसद के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया गया यह निर्णय किस प्रकार का होगा, तो यह निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अब इसके बाद कोई निर्णय नहीं होगा, तो अंतिम निर्णय के तौर पर इस निर्णय को देखा जाता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा बाद में कर सकता है, लेकिन निर्णय लेने की जहां तक बात है तो अंतिम निर्णय फिलहाल इस विकल्प के लिहाज से लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए विकल्प सही। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कोको उत्पादक देश नहीं है, पूछ रहा है, जहां पर कोको का उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, ब्राजील, कैमरून, मैक्सिको और लातविया। आपको बताना है कि कहां पर कोको का उत्पादन नहीं होता। तो देखिए कोको जो एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनता है, पौधा क्या है,
हम इसको कह सकते हैं कोको का वृक्ष भी कह सकते हैं, वृक्ष तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता है, लेकिन जो कोको का पौधा होता है वो बेसिकली विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, उष्ण आर्द्र कंडीशन होगी, और जो टेम्परेचर होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होता है। और ऐसी कंडीशन आप देखेंगे ब्राजील, कैमरून, मैक्सिको में तो है, लेकिन लातविया में ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है, इसलिए आपका सही विकल्प डी होगा। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या है। तो देखिए डी विकल्प आपका सही है, लातविया। लातविया कैसी क्षेत्र, किस प्रकार के क्षेत्र में आता है, तो ये समशीतोष्ण जलवायु वाला उत्तर यूरोपीय देश होने के कारण कोको की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी जो आपके देश थे वो कोको की खेती के लिए उपयुक्त थे, इसलिए ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो आपका डी विकल्प लातविया बिल्कुल सही हो जाएगा। और अन्य जो विकल्प थे ब्राजील, कैमरून और मैक्सिको, यहाँ पर कोको का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किस तरह की बेरोजगारी को संदर्भित करती है, मतलब बेरोजगारी के जो प्रकार है उसमें कौन सा प्रकार होगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आप बताने की कोशिश करें। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। वास्तव में होता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, अर्थात ए विकल्प आपका सही होगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या होती है, ये उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर एक वर्ष एक बड़े हिस्से के लिए बेरोजगार रहते हैं। एक वर्ष का जो बड़ा हिस्सा है उस पूरे बड़े हिस्से में बेरोजगार रहते हैं, जो वर्ष के दौरान सामान्य गतिविधि की स्थिति को दर्शाता है, अर्थात सामान्य रूप से वो किस प्रकार की कंडीशन में रहते हैं, तो बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। ये माप लंबी संदर्भ अवधि आमतौर पर एक वर्ष पर आधारित होती है और पुरानी दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाता है, मतलब एक लंबे समय तक आप, लंबी अवधि तक आप बेरोजगार रहते हैं, उस चीज को ये डिनोट करता है, दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रिंगेलमैन स्केल। ये एक प्रकार की स्केल है, इसका उपयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले तो इसका नाम याद रखेंगे कि रिंगेलमैन स्केल, और दूसरी चीज किसी चीज के घनत्व को माप रहा है। तो ध्यान रखिएगा चारों विकल्प में से क्या सही है। प्रदूषित पानी के घनत्व को मापता है, धुआं के घनत्व को मापेगा, कोहरे के घनत्व को मापेगा, या शोर के घनत्व को मापेगा। तो दरअसल इसमें से जो सही उत्तर है वो धुआं है। ये रिंगेलमैन स्केल जो होता है वो धुएं के घनत्व को मापने का काम करता है। आप जानते हैं कि धुआं प्रदूषण, धुआं के माध्यम से प्रदूषण होता है, धुएं से, धुएं के उत्सर्जन से जो उसका घनत्व होगा, उत्सर्जन का घनत्व होगा उसको, या जो धुएं की अपारदर्शिता होगी उसका मूल्यांकन करने के लिए ये एक पैमाना है, एक मानक है। और इसी स्केल के द्वारा, रिंगेलमैन स्केल जिसका नाम है, इसके द्वारा इसको मापा जाता है। विशेष रूप से जो औद्योगिक स्टैक या दहन होता है, जिन स्रोतों से ये निकलता है वहां पर इसकी सहायता ली जाती है, और प्रदूषण के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक ग्रे रंग के पैमाने के विरुद्ध धुएं के रंग और अपारदर्शिता की दृश्य तुलना का उपयोग करता है। तो ध्यान रखेंगे रिंगेलमैन स्केल का संबंध किससे है, धुएं के घनत्व को मापने से संबंधित है। तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, धुआं इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है मलिमथ समिति, मलिमथ कमेटी की बात की जा रही है। समिति का नाम याद रखेंगे, इसने अपनी रिपोर्ट दी। हर कमेटी का गठन होता है किसी विशेष कार्य के लिए, वो कमेटी बनती है, वो अपनी फिर रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये अपनी रिपोर्ट जो दी थी, इस कमेटी, मलिमथ कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो किससे संबंधित थी, आपको ये बताना है। न्यायिक विलंब से संबंधित थी, कपड़ा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी, या आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित थी, या शेयर बाजार में सुधार से संबंधित थी। आपका सही उत्तर इसमें से हो जाएगा आपका सी, ये आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। मलिमथ समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति के रूप में जाना जाता है, मतलब आपराधिक जो मामले होते हैं उसमें जो न्याय होता है उसमें कैसी स्थिति होती है, इसी बात पर उसको रिपोर्ट देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, भारत सरकार द्वारा की गई थी, और 2003 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलिपथ ने की थी, और वी.एस. मलिमथ के नाम पर ही इसको मलिमथ कमेटी कहा जाता है। और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता में सुधार के लिए इसने कुछ सिफारिशें की। इस कमेटी के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई कि ये चीजें सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपराधिक न्याय प्रणाली और बेहतर ढंग से काम कर सके। अगला प्रश्न है द व्हाइट टाइगर, काफी चर्चित ये पुस्तक रही है, ये उपन्यास रहा। इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है आपसे। आपके सामने ऑप्शन है आर.के. नारायण, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ या शशि थरूर। आपको बताना है इनमें से सही क्या है।
तो आप सभी जानते होंगे काफी चर्चित पुस्तक थी। इस पुस्तक को मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था और अरविंद अडिगा के द्वारा ये लिखी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। अरविंद अडिगा, बी ऑप्शन सही है। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा द्वारा लिखा एक उपन्यास है। ध्यान रखेंगे कैटेगरी क्या है इसकी, उपन्यास है। कब? 2008 में ये प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 2008 में प्रकाशित हुई। इसमें से आप खंडों को तोड़ के हमेशा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किसी भी आपके खंड से उठा सकता है। प्रश्न तो एक माध्यम है, वास्तव में इसकी व्याख्या में भी आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे, इसलिए हर खंड को आप तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। इस उपन्यास ने वर्ष 2008 में ही मैन बुकर पुरस्कार भी जीता। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेंटेंस के माध्यम से कि इस पुस्तक को मैन बुकर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2008 में प्रदान किया गया। एक गरीब ग्रामीण से इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो एक गरीब ग्रामीण होता है, वो ग्रामीण आधुनिक भारत में एक सफल उद्यमी बनता है, उसी की कहानी है, उसकी यात्रा है, उस व्यक्ति की कहानी है जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं हमारे समाज में, उसको ये पुस्तक अपने इस उपन्यास में उजागर किया गया है, उसको दर्शाया गया है। तो अरविंद अडिगा की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इतिहास के खंड से संबंधित ये प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन है विल्सन, चर्चिल, थैचर, एटली। तो आपको पता है कि एटली की घोषणा हुई थी और उसी के बाद भारत की आजादी हमको मिली थी, तो एटली इसका सही उत्तर होगा। डी। व्याख्या देख लेते हैं। क्लेमेंट एटली जो थे 1945 से 51 तक इनका कार्यकाल था, और इन्हीं के कार्यकाल में जो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाया। इन्हीं के समय में हमारी सत्ता जो है हस्तांतरित हुई थी, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका एटली सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आमतौर पर विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो इसके रूप में जाना जाता है, इसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ या विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही उत्तर आप जान जाएं, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन इसका सही उत्तर है, और अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन आपका सी ऑप्शन है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विश्व बैंक का वह अंग है जो कम आय वाले देशों की मदद करता है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1960 में यह स्थापित हुआ। तो सन याद रखेंगे, 1960 में आईडीए अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को स्थापित किया गया। विश्व बैंक की जो मूल ऋण देने वाली शाखा है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी की ये पूरक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर सी विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसद की किस स्थायी समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? तो ये आपके सामने 4 समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, सरकारी आश्वासन समिति है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप सभी को पता होगा कि इसका सही उत्तर प्राक्कलन समिति है। बी ऑप्शन आपका सही है। प्राक्कलन समिति में आप देखेंगे केवल लोकसभा के ही सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। बाकी जो आपके सामने जो समितियां थी उनमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व था, और इसमें 30 सदस्य जो हैं वो पूरे के पूरे लोकसभा से हैं, और राज्यसभा के सदस्य प्राक्कलन समिति का हिस्सा नहीं होते हैं। साथ ही इसकी खासियत यह है कि ये सबसे बड़ी समिति होती है जो स्थायी समितियां हैं उनमें, और यह संगठन दक्षता और प्रशासनिक सुधार में मितव्ययिता और सुधार का सुझाव देने के लिए कार्य करती है कि कैसे मितव्ययिता अर्थात कम खर्च किया जाए, इस दिशा में ये सुझाव देने का काम करती है प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? आजकल इजराइल काफी चर्चा में है, गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं। वैसे में इस प्रकार के जो क्षेत्र हाल फिलहाल में चर्चा में होते हैं वो उसमें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। इसके आसपास जो देश हैं जो सीमा बनाते हैं वो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। कौन सा युग्म है जो सीमा बनाता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक और यमन। तो इसका सही विकल्प आपका ए है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। यहाँ आप देख सकते हैं ये इजराइल की स्थिति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेबनान है, यहाँ पर देख ले हैं सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है और नीचे इसके मिस्र है। तो इस प्रकार दक्षिण पश्चिम में मिस्र की स्थिति है जो यहाँ पर आप नहीं स्पष्ट हो रही। तो ये आप देख सकते हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी जो है इजराइल के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही होता है। और इसमें आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्व में इसके क्या स्थित है, तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र द्वारा किसकी गणना की जाती है?
लॉरेंज वक्र एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इससे क्या दर्शाया जाता है, किसकी गणना की जाती है? निरक्षरता की, बेरोजगारी की, जनसंख्या वृद्धि की, या आय में असमानता की। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान ले कि इसका डी विकल्प सही है। आय की असमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। क्या है इसकी व्याख्या? हर समाज के भीतर आय में जो धन का वितरण है वो किस प्रकार से है, इसको दर्शाने के लिए एक वक्र, एक ग्राफ में इसको प्रदर्शित किया गया है। और ये ग्राफ ही, आय की असमानता को दर्शाने वाला ग्राफ ही लॉरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों में आय या धन कैसे वितरित किया जाता है, धन वितरण में असमानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1905 में, कब? 1905, याद रखिएगा, मैक्स ओ लॉरेंज इनका नाम था, जिनके द्वारा इस ग्राफ, इस वक्र को दर्शाया गया, और उन्हीं के नाम पर इनको लॉरेंज वक्र विकसित करने के कारण इस पूरे के पूरे ग्राफ या वक्र को ही लॉरेंज वक्र कहा जाता है। तो कब? 1905 में यह काम इन्होंने किया था। किस चीज से संबंधित है? तो आय की असमानता से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, अर्थात मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। सभी रोग में, इसमें अमूमन मच्छर से होने वाले रोग होंगे, कोई एक रोग ऐसा होगा जो मच्छर से नहीं होता है। डेंगू बुखार, फाइलेरिया, नींद की बीमारी, या मलेरिया। तो देखिए, आप डेंगू जानते हैं, डेंगू मच्छर से होता है। फाइलेरिया ये भी एक बीमारी है, इसमें भी क्या होता है? हाथी पांव इसको कहा जाता है। इसमें भी मच्छर से ही होता है, एक प्रकार के मच्छर काटने से। नींद की बीमारी, ये एक मक्खी होती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और मलेरिया भी मच्छर से होता है। तो आपका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, जिसे अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। यह एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों से नहीं बल्कि एक सीसी मक्खी से फैलता है। तो ध्यान रखेंगे, जो स्लीपिंग सिकनेस है वो एक प्रकार की सीसी मक्खी से होने वाला रोग है, ये मच्छर से नहीं होता है। इसके विपरीत आपने बाकी रोगों के बारे में देखा कि चाहे वो डेंगू बुखार हो, चाहे फाइलेरिया हो या मलेरिया हो, ये सभी मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? आपको बताना है। भारत इसमें से अमूमन संगठनों का सदस्य है, कोई एक ऐसा संगठन है जिसका सदस्य नहीं है, आपको बताना है। सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक या नाटो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है नाटो, डी। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो जो है, इसका सदस्य भारत नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। उत्तरी अटलांटिक के आसपास के जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। इसमें क्या, किस प्रकार का संगठन है? तो एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, न कि भारत शामिल है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत सार्क का सदस्य है, ब्रिक्स का सदस्य है और बिम्स्टेक का सदस्य है, जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में ये सारे संगठन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, नाटो का सदस्य भारत नहीं है। निम्नलिखित में से किसने आनुवंशिकता का नियम दिया था? आपको बताना है आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था। रॉबर्ट हुक ने, जीजे मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या विलियम हार्वे ने? तो आपका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो जान जाए कि जीजे मेंडल इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, इनको आनुवांशिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर, जो मटर का पौधा है उस पर ही अपना प्रयोग इन्होंने आश्रित किया था, उसी पर अपना प्रयोग किया था, और आनुवंशिकता के नियम को इन्होंने तैयार किया था। उसी नियम में इन्होंने वंशानुक्रम का जो मूल सिद्धांत है उसको स्थापित किया, जिसमें पृथक्करण और स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम भी सम्मिलित थे। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जी जे मेंडल इसका सही उत्तर होगा। और इसमें इन्होंने जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं, दूसरी पीढ़ी में लक्षण चले जाते हैं। ये बात इन्होंने प्रमाणित की थी अपने प्रयोगों के माध्यम से। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने विकल्प हैं, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 28 नवंबर। तो आपको याद होगा कि संविधान, हमारा भारतीय संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था वो संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। वो तिथि क्या थी? तो वो तिथि थी 26 नवंबर। तो याद रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में यही वो दिन था जब भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अंगीकृत करने का काम हुआ था, इस दिन बनकर तैयार भी हुआ था। तो 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान डीएनपी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजस्थान में। राजस्थान बी विकल्प है, तो बी विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान में जो कोटा है, कोटा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ देखिए राजस्थान इसका सही उत्तर है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? तो ये 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसको ये याद रखेंगे। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो पाए जाते हैं कुछ जीव जंतु, उनमें तेंदुआ है। भेड़ियों सहित यहाँ पर अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। साथ ही आप देखेंगे जो घड़ियाल हैं वो भी यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं, उसके लिए भी ये जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका सही विकल्प भी राजस्थान होगा। चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने का कारण क्या है? देखिए विज्ञान के खंड से यह संबंधित है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ लेता है? क्या उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं? देखिए यहाँ आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। वे उच्च स्वर वाली ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक्स कहा जाता है। प्रकाश उन्हें चौंका देता है, उनके पास अंधेरे में एकदम सही दृष्टि है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, विज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ये बहुत उच्च ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और ये ध्वनियां जाती हैं और किसी भी माध्यम से टकरा के वापस आती हैं। इसके आधार पर इनका सिस्टम काम करता है, ये उसी के आधार पर अपनी दिशा बदलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक्स जो किरणें हैं, उच्च स्वर वाली ध्वनियां ये उत्पन्न करते हैं। इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से ये अपना अंधेरे में उड़ने को भी सक्षम होते हैं, उसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। क्या है व्याख्या? तो आप देखिए चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने और शिकार करने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। कैसे काम करता है? तो ये उच्च तीक्ष्ण ध्वनियां हैं, अर्थात काफी तेज ध्वनियां हैं उत्पन्न करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियां क्या होती हैं? किसी भी वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस आएंगी और इनको पता चल जाता है। और यह क्षमता जो होती है चमगादड़ों को कुशलतापूर्वक अंधकार में उड़ने में भी सक्षम बनाती है और उनको शिकार करने में भी सक्षम बनाती है। अगला है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? दो देशों के बीच की एक रेखा है जो दो देशों के बीच की सीमा बनाती है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत म्यांमार। सही उत्तर का आपको चयन करना है। आप सभी को पता नहीं होगा तो जान जाए कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा बनाती है। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मैगीनॉट रेखा किन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। सही उत्तर होगा तो और बेहतर आपकी तैयारी है, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं। इसका सही उत्तर भारत और चीन है। मैकमोहन रेखा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य में, और चीन का जो तिब्बत वाला स्वायत्त क्षेत्र है उस पार्ट को अलग करती है। 1914 में शिमला समझौता हुआ था और शिमला समझौता के ड्यूरेशन में ही उसी दौरान इस रेखा को खींचा गया था और ये भारत चीन के बीच विवाद का एक विषय रहा काफी समय से। आज भी काफी बड़ी मात्रा में ऐसा क्षेत्र है जिसको ऑक्साई चीन कहा जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय क्षेत्र है जिस पर चीन ने अनधिकृत रूप से अधिकार किया है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप इस अभ्यास प्रश्न का बढ़ चढ़ के उत्तर दें, सही उत्तर दें। हमें विश्वास है कि आप सही उत्तर देंगे। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही सीडीएस का यह पद बनाया गया और किसको नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज मुकुंद नारायण, जनरल विपिन रावत या जनरल मनोज पांडे। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।